तो आज हम एक ऐसी लड़ाई को समझने जा रहे हैं जो बिल्कुल डेविड और गोलियात की कहानी जैसी लगती है। एक तरफ एक बहुत ही ताकतवर दुश्मन और दूसरी तरफ एक कह सकते हैं कमजोर पक्ष। चलिए जरा गहराई से समझते हैं इस पूरे खेल को। सवाल ये है कि एक ऐसी ताकत को कैसे रोका जाए जिसे कोई रोक ही नहीं सकता। देखिए, एक तरफ है अमेरिका और इजराइल की जबरदस्त मिलिट्री पावर और दूसरी तरफ ईरान। पहली नजर में तो ये बिल्कुल एक तरफा मैच लगता है ना। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि अमेरिका और इजराइल का ये जो डिफेंस सिस्टम है जिसे एकदम अभेद्य माना जाता है वो आखिर काम कैसे करता है। ये टेक्नोलॉजी का एक कमाल तो है, पर सवाल ये है कि क्या ये सच में इतना मजबूत है। देखिए, प्रोसेस बड़ा सीधा सा है। पहले एडवांस्ड रडार हजारों किलोमीटर दूर से ही मिसाइल को पकड़ लेते हैं, फिर एक कंट्रोल सिस्टम उसके रास्ते और खतरे को पहचानता है, और आखिर में एक इंटरसेप्टर मिसाइल लॉन्च की जाती है जो उसे हवा में ही खत्म कर देती है। सुनने में तो बड़ा आसान लगता है, लेकिन यह सिस्टम बहुत ज्यादा ताकतवर है और उतना ही महंगा। कहते हैं कि सिर्फ रडार ही हजारों करोड़ के होते हैं, और यही तो इस पूरे डिफेंस सिस्टम की आंखें हैं। और अब यहां पर इस खेल का सबसे दिलचस्प पहलू सामने आता है। मतलब आप जरा ये आर्थिक असंतुलन देखिए। एक पेट्रियट मिसाइल जिसकी कीमत लगभग $4 मिलियन यानी कोई 33-34 करोड़ रुपए है, और दूसरी तरफ एक ईरानी ड्रोन जो सिर्फ $20,000 का है। अब सवाल ये उठता है कि आप कब तक एक इतनी महंगी गोली से एक इतनी सस्ती मक्खी को मारते रहेंगे। ये तो टिकाऊ नहीं है। और यहीं से कहानी में एक बहुत ही जबरदस्त मोड़ आता है। ईरान की जो स्ट्रैटेजी है वो इस ढाल से टकराने की है ही नहीं, बल्कि इसे पूरी तरह से मात देने, इसे नाकाम करने के लिए बनाई गई है। देखिए, पारंपरिक मिसाइलें एक तय रास्ते पर चलती हैं तो उन्हें रोकना आसान होता है, लेकिन ईरान की जो नई मिसाइलें हैं वो अपने टारगेट के पास पहुंचने के बिल्कुल आखिरी पलों में अचानक से अपना रास्ता और रफ्तार दोनों बदल लेती हैं। आप सोचिए, जब आपका टारगेट ही ऐन मौके पर हिल जाए तो उसे मारना लगभग नामुमकिन हो जाता है। ये इंटरसेप्टर को पूरी तरह से कंफ्यूज कर देता है। तो मतलब ये है कि ईरान ने मिसाइल की उड़ान के इसी सबसे जरूरी, सबसे आखिरी हिस्से को, जिसे टर्मिनल फेज कहते हैं, उसी को अपना हथियार बना लिया है। ये एक बहुत ही स्मार्ट और खतरनाक रणनीति है। और इस बात को समझाने के लिए स्रोत में एक बहुत अच्छी मिसाल दी गई है। सोचिए, क्या हो अगर आप कीड़े मारने के लिए जो कीटनाशक खरीद कर लाए हैं उसी में कीड़े लगे हों। यही ईरान की पहली रणनीति है। वो उन महंगे रडार सिस्टम पर ही हमला करते हैं जो इस डिफेंस सिस्टम की आंखें हैं। सीधी सी बात है, अगर दुश्मन की आंखें ही फोड़ दी तो फिर उसकी बाकी ताकत का क्या मतलब। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सिर्फ मिसाइलों की बात नहीं है, ये एक बहुत बड़ी, एक अपरंपरागत युद्ध नीति का हिस्सा है। ये जो नंबर आप देख रहे हैं 31, ये ईरान की एक बहुत ही खास रणनीति का हिस्सा है। ये नंबर उसकी ताकत की एक वजह है। ये एक ऐसे सिस्टम से जुड़ा है जो किसी भी बड़े हमले से उसे बचाता है। इसे कहते हैं डिसेंट्रलाइज्ड मोज़ेक डिफेंस। मतलब ईरान ने अपनी सेना को 31 आज़ाद टुकड़ियों में बांट दिया है। हर टुकड़े की अपनी कमान, अपने ड्रोन्स, अपनी मिसाइलें हैं। इसका मतलब यह है कि अगर दुश्मन ने राजधानी तेहरान पर कब्जा कर भी लिया या सेंट्रल कमांड को खत्म कर दिया तो भी लड़ाई 31 अलग अलग जगहों से चलती रहेगी। यह दुश्मन की उस पुरानी रणनीति को ही बेकार कर देता है जिसमें लीडरशिप को खत्म करके जंग जीती जाती है। और सिर्फ इतना ही नहीं, ईरान की युद्ध नीति बहुत अलग है। वो मच्छर ब्रिगेड का इस्तेमाल करते हैं। मतलब 15,000 से ज्यादा छोटी तेज नावें जो झुंड में हमला करती हैं। उनके पास हॉर्मोज जैसे उतले पानी के लिए मिनी सबमरीन्स हैं। क्लस्टर हथियार हैं जो एक बड़े इलाके में छोटे छोटे बम फैला देते हैं। और तो और, दुश्मन की महंगी मिसाइलों को बेकार करने के लिए वो गुब्बारों और पेंटिंग्स तक का इस्तेमाल करते हैं। मतलब सीधे लड़ने की बजाय झुंड में हमला, धोखा और चुपके से वार। ये तरीके सस्ते भी हैं और बहुत असरदार भी। और ये नंबर देखिए, 500। कहा जाता है कि ईरान एक दिन में, जी हां, एक दिन में 500 ड्रोन और मिसाइल बना सकता है। अब इसकी तुलना पश्चिमी देशों के इंटरसेप्टर बनाने की रफ्तार से कीजिए, जो बहुत धीमी है। तो ये लड़ाई क्वालिटी की नहीं बल्कि क्वांटिटी की बन जाती है। आप कितने रोकोगे? तो सवाल यह है कि इस सब के पीछे का असली मकसद क्या है। जो विश्लेषण हम देख रहे हैं वो कहता है कि ये मामला सिर्फ एक जवाबी हमले का नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक बहुत बड़ा और शायद ज्यादा धुंधला खेल है। तो फिर इस लड़ाई का असली मकसद है क्या? चलिए देखते हैं कि स्रोत इस बारे में क्या दावे करता है। अब यहां जो दावे किए गए हैं वो काफी विवादास्पद हैं, और ये ध्यान रखना जरूरी है कि ये स्रोत का विश्लेषण है।
इसके मुताबिक पहला लक्ष्य है ग्रेटर इजराइल बनाना, जिसमें लेबनान और सीरिया के हिस्से शामिल हों। दूसरा दावा यह है कि ईरान के साथ ये लड़ाई सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए है ताकि इस विस्तार को अंजाम दिया जा सके। और तीसरा कि अमेरिका ईरान के अंदर कुर्द गुटों को हथियार दे रहा है ताकि देश को अंदर से ही कमजोर किया जा सके। अब ये जो पूरा वैश्विक संघर्ष चल रहा है, ये भारत जैसी ताकत के लिए एक बहुत मुश्किल सिचुएशन खड़ी कर देता है, क्योंकि भारत तो सबके साथ अच्छे रिश्ते बनाए रखना चाहता है। और भारत पर इसका सीधा असर कैसे पड़ता है, इसके लिए एक खास घटना का जिक्र किया गया है। हुआ ये कि एक मिलिट्री एक्सरसाइज के बाद ईरान का एक निहत्था जहाज जो भारतीय नौसेना का मेहमान था, भारत से निकला। लेकिन श्रीलंका के पास, जो कि भारत का प्रभाव क्षेत्र है, एक अमेरिकी पनडुब्बी ने उसे डुबो दिया। स्रोत का दावा है कि ये एक सीधा संदेश था, भारत की समुद्र के रक्षक वाली भूमिका को चुनौती देने के लिए। और यहीं पर अमेरिकी गठबंधन की प्रकृति पर एक बड़ा सवाल उठता है। स्रोत पूछता है कि क्या आप एक दोस्त हैं या फिर दोस्त के भेष में एक बॉस? ये सवाल भारत की विदेश नीति के लिए एक बहुत बड़ी दुविधा को सामने लाता है। और ये फर्क बहुत साफ है। एक दोस्त आपको अपने फायदे के हिसाब से अपने संबंध बनाने की आज़ादी देता है, लेकिन एक बॉस वो ये तय करता है कि आप किससे व्यापार करेंगे और आपकी नीतियां क्या होंगी। एक सलाह देता है, दूसरा हुक्म चलाता है। तो इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ क्या है? वो ये कि जब दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें आपस में टकरा रही हों, तो भारत जैसे देश के लिए सच्ची रणनीतिक स्वायत्तता, यानी अपने फैसले खुद लेने की ताकत ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है। आखिरकार अपने हितों की रक्षा खुद ही करनी पड़ती है। और ये हमें एक बहुत ही जरूरी और शायद कुछ हद तक चुभने वाले सवाल पर लाकर छोड़ देता है। आज की दुनिया में एक गठबंधन का असली मतलब क्या है? दोस्ती या फिर प्रभुत्व? ये वो सवाल है जो आज के दौर में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को परिभाषित करता है।